Hello, learners. Welcome to Unacademy's this amazing session. I'm your educator Dhwani Gandhi over here, as you all know me. आप सभी मुझे इतने अच्छे से जानते हो अब तक. मैं आपकी प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पर. और इतनी बारी आपने मुझसे अब तक पढ़ लिया है ऑलरेडी फॉर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, हाँ जी, एंड फॉर योर सीए फाउंडेशन ऑल्सो. Okay, so just to initiate and tell you about myself, I teach for 11th standards accountancy, business studies, and English literature. For 12th, also I teach accountancy, business studies, and English literature. And CA Foundation, mein I teach for your logical reasoning and business and commercial knowledge. So basically, 11th से start करो और end तक मेरे साथ ही रहो. Okay. Apart from that, I've been a topper in various of these subjects that I already teach up to you. So गिविंग यू दैट परफेक्ट स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे इन सारी चीज़ों से डील करना है, कैसे एग्जैक्टली अपने आप को डिस्कवर करना है इन क्वेश्चंस में खोने के बगैर. तो दिस सेगमेंट इज स्पेशली फॉर दैट, एज यू ऑल नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमारे स्ट्रैटेजी और प्रेपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड आपको ऑलरेडी पता है हमारा बैच कोर्स जो है वो रोज चल ही रहा है, और आप 12th जो हो तो आपका तो 3:30 टू 4:30 मंडे टू फ्राइडे चलता है BST. ओके, जो आपका BST है, इफ यू कैन सी योर डाउन साइड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए साइड में. देखिए, जो आपका BST है वो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे होता है एट 3:30 टू 4:30 BST आ गया आपका. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो और एक आपकी क्लास होती है वो क्या होती है अकाउंट्स की, वो होती है 5 to 6 मंडे टू फ्राइडे सेम. और उसमें मैंने आपका ठेका ले रखा है, पूरा का पूरा जो आपका कोर्स है अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज का वो मैं कंप्लीट करके दूंगी आपको. तो आई एम योर एजुकेटर ओवर देयर फॉर इन द बैच ऑफ कोर्स फॉर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज. और स्पेशल क्लासेस में तो हमारी चलती ही रहती है इंग्लिश लिटरेचर की. सो गाइज, विदाउट एनी डिले, चलो लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि कैसे वी आर गोइंग टू डील अप विद दिस. तो अभी आप जैसे आप सबको पता है बैच में ऑलरेडी जो है हमारा अकाउंट्स का बुक 2 का जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका था. चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4. Okay, chapter number 3 is majorly on your balance sheet statements and your P&L statements and all of that. अभी जो है आपका, ओके, अभी राइट नाउ जो है वो हम चैप्टर नंबर 4 जो है आपका उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, सो दीज PYQs आर ऑन व्हाट? These PYQs are for your chapter 4, okay, in your book 2 of accounts. ओके, अकाउंट्स के जो बुक 2 है उसमें चैप्टर नंबर 4 है ये आपका. एंड सो सॉरी, मम्मी की सीटियाँ अचानक से स्टार्ट हो गई है, थोड़ा इमरजेंसी आ गया है, दैट इज वाई. अदरवाइज द सेटअप इशू इज नॉट देयर. आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है. ओके, रिकॉर्डिंग के टाइम पे आई एम रियली रनिंग लेट, तो हम डिले भी नहीं कर सकते आपके लिए ये चीज़. गोइंग बियॉन्ड दिस, इसके आगे चले हम अगर, तो अभी दैट यू कैन सी यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यहाँ पे मेजरली दिस चैप्टर दैट यू कैन सी चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे द हाईएस्ट रेफरेंस फॉर एनीथिंग टू कम अप इज फॉर ऑल ऑफ योर थ्योरी क्वेश्चंस. ओके, लिमिटेशंस वगैरह ये सारे के जो है स्कोप बहुत ज्यादा आ जाते हैं. हम आज थोड़ा थियोरटिकल में देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको पता ही है 5th चैप्टर जो है वो दैट इज योर रेशियो एनालिसिस. Okay, that is going to be majorly on practical questions like the numerical questions. इस वाले में आपका जो previous year questions है they are coming on either your comparative or your common sense. Okay, ये दोनों statements पे है. Everything is already completed. हमने ये chapter we had started on 1st July I guess, and very soon we also completed it already, and it was very easy, so you don't have to worry about it. इजी तभी है अगर आप अच्छे से तरीके से इफ यू आर गोइंग एंड रीडिंग एंड इफ यू आर सीइंग द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, ओनली देन. अदरवाइज this common size and comparative can actually make you confused up as well. Okay, so now what we are going to do over here is पहले हम सारे जो theoretical questions है ना आज के सेगमेंट में हम वो सब देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के. ओके, तो let us all start, let us all understand कुछ जो थ्योरी क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें वो क्या है. ओके, और एग्जैक्टली हमें इनके साथ डील जो है कैसे करना है.
ओके, चलिए देन नाउ गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड बाद में मैं आपको बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगी इन बिटवीन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अभी ये जो एक कंपाइलेशन है, ऑब्वियसली मैं इन्हें ओन नहीं करती हूँ, अलग 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 जगह से जो है ये क्वेश्चंस आए गए हैं यहाँ पे, हमने अलग अलग जगह से उठाए हैं, पिछले वाले जो भी पेपर्स वगैरह थे जनरल वाले, ओके, तो वहीं से नॉर्मल उठाए हैं। तो आप ये मत टेंशन लीजिए कि क्या करे कैसे करे कहाँ से लाइव, कहीं पे भी अवेलेबल है ये। देखो क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि उनको कैसे आंसर करना है, क्वेश्चंस कहाँ से भी हो, इट इज important that you know from where are you going to answer them out and how are you going to deal with them. Okay, so let us start with this one. uh, State any one limitation of financial statement analysis. The first question is going and telling you state one limitation of your financial statement analysis. ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो एक लिमिटेशन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, अगर आपको याद है, आपने पढ़ा होगा एंड में, कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है यहाँ पे इग्नोर्ड है, कोई भी एक देना है आपने, यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बोला गया है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो इग्नोर्ड होता है, क्वांटिटी पे खाली ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपका लेबर है, ओके, लेबर फोर्स है, पब्लिक रिलेशंस जो है आपके फर्म के, ओके, देन जो आपके एनालिसिस है, ये सारी जो सेगमेंट्स है, ये करते वक्त क्या हो जाता है, while carrying out all of these analysis of your financial statements, okay, ये क्वालिटेटिव जो चीजें है, क्वालिटेटिव जो वाली पॉइंट्स है, ये जो है मिस आउट हो जाती है, ये ध्यान में नहीं रखा जाता है, ओके। सो एज अ रीजन ऑफ दिस, जो मॉनेटरी मैटर्स है सिर्फ उन्हें देखते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड आप कंटिन्यूसली देख रहे हो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं पीसी में। ऑफ रखने के बाद भी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड है हमारे साथ, उनके दिन भर के इतने सारे डाउट्स होते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में देयर इज लिंक फॉर माय टेलीग्राम चैनल आल्सो। तो अनअकैडमी प्रोफाइल का भी लिंक है, देयर इज लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल टू, यू ऑल कैन ज्वाइन इन देयर। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड कि मैम सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, शेड्यूल क्या है आपका रोज का वगैरह, आज कौन सा करने वाले हैं, कल कौन सा करने वाले, इसका लेक्चर कब है, उसका लेक्चर कब है, एवरीथिंग यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक आउट देयर, okay, every single thing you can go and check out there in the telegram channel जो हमारा है वो। so the links are everything available in the description, so do not worry about that। और आप भी ऐसे ही फिर कनेक्ट होते रहिए हमारे साथ। now going next, going ahead, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 1 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, ओके। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन हमने देखा है। देखो बच्चों, भले ही आपका पेपर पैटर्न बदल जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, बट सम थ्योरी एस्पेक्ट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी, लेट देम बी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, लेट देम बी ऑफ दिस ईयर्स, ओके, कभी के भी हो, ये क्वेश्चंस आपके कॉमन रहते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशन है, वॉट एवर यू चूज अप, इट्स ऑन यू। It's not necessary that you give qualitative only. You can give anything that you want. Any one limitation that you can see in your NCERT. I highly recommend you all कि आप प्लीज जो आपका NCERT है वो बेस रखें. Please keep your NCERT as base. The reason is when your model question papers are coming out and your model answer sheets are there, then the teachers are checking them out. It's very obvious that CBSE, which is supporting your NCERT, like it is based on that, it is recommending to go and see NCERT books. So it's quite obvious that it will also give the guidelines according to that syllabus only, okay, to the points mentioned in over there. So instead of taking risks and just playing out gimmick with your own 12th standard, it's easy to rather go for something that you already have, okay। So now कोई एक यहाँ पे बोला है इंटरफॉर्म कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आप इंटरफॉर्म कर जो कंपैरिजन है इजीली कर सकते हो, and this will also help you in assessing your own performance as well as that of others, okay। दो अलग अलग फर्म्स है तो उनकी कंपैरिजन करनी है आपको, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफॉर्म एनालिसिस। नाउ स्टेट वन एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कोई एक जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा लिमिटेशन है, तो कोई एडवांटेज भी तो होगा, सो दे आर टेलिंग दैट टेल अस वन एडवांटेज ऑफ इट, ओके। तो क्या एक एडवांटेज हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स द मैनेजमेंट टू जज व्हाट द ओवरऑल एज वेल एज सेगमेंट वाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ओके। क्या कह रहा है यहाँ पे ये कि जो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है,
ये पॉइंट क्या करता है आपके जी, क्या करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है आपके मैनेजमेंट को हेल्प करेगा टू जज ओवरऑल एज वेल एज सेगमेंट वाइज, सेक्शन वाइज, सेक्शनल जो आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विल हेल्प यू डू दैट। ओके, तो आपका परचेसेस कैसा है, आपका सेल्स कैसा है, हाउ इज योर पर्टिकुलर एसेट सेक्शन गोइंग ऑन, और हाउ इज योर इन्वेंट्री वगैरह। So this is going to help you in understand the efficiency, overall operational efficiency, not just of the overall firm, but also of each individual segment wise. Okay, now let us go to the next question. Explain how financial statement analysis ignores qualitative elements. जो हमने यहाँ पे देखा ना ये limitation qualitative aspect वाला, इसी को they are coming up and they are giving us ahead कि explain how this financial statement analysis are ignoring qualitative elements, या फिर state how qualitative aspects are ignored in financial statement analysis. सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट देखिए कैसे डिफरेंट टाइप में पूछा गया है। एक बोल रहा है एक्सप्लेन करो, एक बोल रहा है स्टेट करो, बट however different the type of the question is, somewhere the point is the same, that you just need to explain or state or answer that how financial statements में से जो आपका qualitative aspect है, okay, quantity नहीं, quality जो है, qualitative aspect जो है, how is that being ignored? Okay, so now going for that, it says that your financial statements analysis, okay, they ignore qualitative elements as it is confined to the monetary matters only. Okay, because quality cannot be measured in monetary terms. Simple है guys. आप ये नहीं बोल सकते कि ध्वनि मैम कैसे पढ़ा रही है, उनकी टीचिंग क्वालिटी क्या है, कौन से लेवल पे शी इज टीचिंग, वेदर शी इज सीरियस, वेदर शी इज दिस, वेदर शी इज दैट, शी इज टीचिंग विद फन, शी इज टीचिंग विद एलिमेंट्स, शी इज टीचिंग दिस वे दैट वे, यू कैन से इट इन वर्ड्स। क्या मैं आपको बोलूं कि नंबर्स में एक्सप्रेस करो, आप बोल सकते हो? नहीं, बट वही मैं आपको बोलूं कि ओके दिस ईयर द प्रॉफिट्स ऑफ आवर बिजनेस वाज लेट्स से रुपीज 10,000, ओके, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, रुपीज 10,000। तो जब मैं आपको ये 10,000 बोल रही हूँ, when I'm saying you this rupees 10,000, it reflects what? Monetary terms है यहाँ पे, एक आपको नंबर बोल रहा है जिसको आप मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ यही रखेगा, तो एनालिसिस भी आप सिर्फ उसी का कर पाओगे, जो है ही नहीं आप उसको कैसे करोगे? यू जस्ट गेट फिगर्स इन नंबर्स, ओके, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रोवाइडिंग यू विद दैट। But financial statements of Unacademy won't come and tell ki how its educators are. Or my financial statements, if I'm running a business, it is not going to tell the qualitative of how its owner is or how the elements is, how its employees are. Nothing. कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में, वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बात करेंगे। ओके, तो ये जो है वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इन्होंने क्या बोला है आपको कि क्यों ये क्यों इग्नोर करते हैं। ओके, तो उस क्यों का आंसर इज हियर, दैट वाइज आंसर इज हियर दैट इट इज कन्फाइंड टू व्हाट, मॉनेटरी मैटर्स ओनली। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो है कभी भी आप मॉनेटरी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये एलिमेंट जो है दैट इज इग्नोर्ड। कूल गाइज एवरीबडी, नाउ आगे बढ़े हम सब, लेट अस ऑल गो अहेड। लेट मी सी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। जी चल रही है, ओके, चलिए। तो ऑलरेडी वी हैव इन्वेस्टेड 15 मिनट्स इसी सब सेगमेंट्स को करने में, तो अभी आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। दिस सेज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू टॉप मैनेजमेंट। क्या बोला गया है? आपको सिग्निफिकेंस बोलना है टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या है, आपको बताना है दैट फॉर अ टॉप मैनेजमेंट हाउ और व्हाई इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट। ये आपका चैप्टर 4 के रेंज में ही आपको ये सारी की सारी चीजें दिखती है। ओके, यू कैन सी दिस ऑल राइट देयर। सो नाउ लेट अस सी हियर व्हाट आर दे सेइंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है दे इनेबल द टॉप मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। नाउ से अगर टॉप मैनेजमेंट है आपका, तो वो खाली सिर्फ आपका ओवरऑल चीजें देखेगा, राइट, मेन वाली चीजें देखेगा, आपका पूरा एफिशिएंसी देखेगा। टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ आपके सेल्स से नहीं लेना देना है, सिर्फ आपके परचेसेस से नहीं लेना देना है। ओके, लेट्स से आपकी कंपनी आईटीसी जैसी है, ओके, जो फूड में भी है, जो आपकी स्टेशनरी में भी है, तो उनके पास सिर्फ फूड सिर्फ स्टेशनरी नहीं है, दे विल सी हाउ द ओवरऑल आईटीसी इज वर्किंग आउट।
Okay, they'll see how everything is going about. Hence, what are they saying? That the top level management will do the evaluate the overall efficiency of your business. Okay, it is going to provide adequate information for planning, budgeting, and controlling the affairs of your business. Okay, it is going to do what? It is going to help you, and it is going to provide what? Adequate information. किस किस चीजों के लिए इनफ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो? आपके प्लानिंग के लिए, बजटिंग के लिए, एंड कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ योर बिजनेस. और हेंस इसीलिए जो आपका एनालिसिस ऑफ एफएस है, ओके, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? फॉर योर टॉप मैनेजमेंट. ओके, समझ गया सबको? नाउ लेट अस गो नेक्स्ट कि इसका सिग्निफिकेंस पूछा है लीडर्स के लिए क्या है. जो लीडर्स है उनके लिए क्या है, लेंडर्स जो है, सॉरी आई एम सॉरी, जो लेंडर्स है आपके, उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस दिया गया है इसका. ओके, तो जो लेंडर्स है, जो आपको दे रहे हैं मनी, जो आपको दे आर गिविंग यू एज काइंड ऑफ अ लोन और समथिंग दैट वे. ओके, तो उन्होंने आपको मनी दे रखा है और आपको उनको रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट. So now these lenders, they judge what? Your long term and short term solvency of your business. Okay. और in other words बोले तो आपकी ability to repay your debts, and the interest through analysis of financial statement. ये क्या समझते हैं analysis करके कि let's say for example के लिए आपने 50,000 लोन ले रखा है मुझसे. You have taken 50,000 rupees loan from me. Okay, and the interest rate that we are charging is 10% per annum. Okay, हर साल 10% आपको देना है, मतलब 5,000 पर एनम पर ईयर आपने मुझे इंटरेस्ट देना है. तो मैं क्या देखूंगी कि आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है. मतलब क्या आप मुझे ये इंटरेस्ट जो है देना है इस मनी पे, क्या आप वो कंटिन्यूसली मुझे दे सकते हो? देन हर साल के अंदर, हर 6 महीने के अंदर क्या आप मुझे दे सकते हो? देन मैं ये देखूंगी आपके लॉन्ग टर्म के लिए कि ये जो 50,000 आपने मुझसे लिया है, क्या अपना बिजनेस उतना केपेबल है, उसकी एबिलिटी है कि वो लेके मुझे ये डेट्स जो है वो वापस रीपे करने की ताकत रखे. इज इट दैट एलिजिबल, इट इज दैट एफिशिएंट, इज इट गोइंग दैट गुड कि यू कैन रीपे दैट 50,000 टू मी जब भी ये टेन्योर खत्म हो इस लोन का, या 3-4 साल, 5-6 साल बाद आपकी बिजनेस क्या ये पोजिशन में रहेगी. Okay, so that is what the significance of analysis of financial statements है to the lenders. Let us go next. आगे बढ़ते हैं. How is the financial statement analysis useful to finance manager? ये जो financial statement analysis जो है आपका, वो finance manager के लिए कैसे useful है? Okay, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपको word दिया है useful, यहाँ दिया आपको पूछा significance, ऊपर आपको लिमिटेशंस पूछा. लिमिटेशंस चलो ऑपोजिट है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं? इसका सिग्निफिकेंस या यूज क्या है इन लोगों के लिए. ओके, यहाँ पे क्या है? स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज. इनडायरेक्टली आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑल विल कम अंडर द सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट ओनली. वो जो सारे 6 लोग 7 लोग वहां पे दिए है ना, टॉप अपना मैनेजमेंट, लेंडर्स, फिर फाइनेंस मैनेजर वगैरह, टैक्स अथॉरिटीज, ये सारे के सारे जो है ए टू जेड, एवरीथिंग, एवरी पीपल, इन सबके लिए यूज ही है. जस्ट सी द यूज ऑफ वर्ड्स. ओके, वोकैबुलरी. इसीलिए व्हेन आई टेल यू राइट that the batch course that we are doing, we will be doing it completely in English. Okay, if there's anything that you don't understand, आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो of course मैं आपको वो उतना सेगमेंट हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. बट मेजरली हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम सब इंग्लिश मीडियम में, बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं. एंड प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार हम एग्जाम में हमें सब समझ सब आ रहा है, we know everything, we have learned everything, but when it comes to your examination, जब आपका मेन एग्जाम आता है या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, you don't understand the meaning of the words, you get confused कि okay, useful to finance manager लिखा है, interest of tax authorities लिखा है, आप confuse हो जाते हो कि interest word से, that is that interest related to that लोन पे इंटरेस्ट, या यहाँ इंटरेस्ट बोला, या यूज बोला, या सिग्निफिकेंस बोला, तो मुझे क्या आंसर लिखना है? ये तो सिलेबस में था ही नहीं मैम, आउट ऑफ सिलेबस. No, it's not out of syllabus. It is in your syllabus only. It is just that simple. और ये तो बहुत easy confusions थे. At times there are confusions of words that you don't understand. क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं बोला कि as it is आपके बुक में से वैसे का वैसे वर्ड उठाएंगे. There are completely high chances that you will get some words replaced और कुछ अलग हो. And this is not just I'm talking about accountancy or business studies.
ओके, या इंग्लिश लिटरेचर, हर कोई लैंग्वेज जो आप दे रहे हो, एवरी सब्जेक्ट दैट यू गिविंग, दिस थिंग विल occur up over there. Hence I've been continuously trying to tell you out all that please जब भी आप करते हो, जब भी आप स्टडी कर रहे हो या आप क्या लर्न कर रहे हो चीज़ों को, या यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स, प्लीज सी टू इट कि आप इंग्लिश वाले जो मेरे बैच वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके, आई मीन नॉट इंग्लिश सब्जेक्ट, जो अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, प्लीज ट्राई करें कि आप इंग्लिश में लर्न कर रहे हो। क्यों? ताकि व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग आउट द पेपर, जब आप लिखो थ्योरी, तो वो इंग्लिश आपके इसमें हो। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, इससे अलावा भी एक और चीज जो है, दैट इज कि बच्चा आगे जाके आपको बिजनेस लैंग्वेज लिखना है, यू विल हैव टू गो एंड राइट वे मच बियॉन्ड दिस। तो अगर आपके बेसिक्स ही आपको नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं आ रहे होंगे, आप कंफर्टेबल नहीं हो समझने में, जानने में, then it will be very difficult for you आगे going and talking in this financial terms, in going and talking in this business language or writing that out. एंड आगे जाकर बच्चे हमारे यही लैक कर जाते हैं, उनको वही पता नहीं होता है कि कैसे डील करना है इन चीजों के साथ। एंड वो पॉइंट ऐसा आता है हम सबके लाइफ में कि जब हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, ओके, कंपेयर टू दी अदर बोर्ड्स एंड आउटसाइड पीपल। नाउ टेल मी, बहुत सारे हम लोगों के ड्रीम्स होंगे कि वी विल गो आउटसाइड एंड वी विल लर्न एंड वी विल सेटल डाउन देयर इन यूएस और ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर अब्रॉड, फॉरेन जाना है। आपको अगर वहां जाना है, वहां के लोगों से बात करनी है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड योर हिंदी एंड योर अंडरस्टैंड योर रीजनल लैंग्वेज। यहाँ सब कोई शायद समझ जाए, वहां एक कॉमन लैंग्वेज यूज होगी। आई डोंट टेल यू टू लर्न चाइनीज, मैंडरिन और फ्रेंच और एनी ऑफ दैट, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, वो लैंग्वेजेस नहीं सीखो, एक बार मैं समझ सकती हूँ, पर प्लीज ट्राई करें कि यू आर डेवलपिंग योर इंग्लिश। हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, trust me, there is no beautiful thing that you, like, you know, which is something that you don't see, okay. Hindi is very beautiful actually, but हमें जब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के साथ, दैट्स completely fine. जब यहाँ कर रहे हो, when the terms are being used in financial way, in your English language is being used, please try to see कि आप प्रोफेशनल बने थोड़ा भी, okay. अभी it is no more your 9th standard, 8th standard or your 5th 6th standard where like people let go you off and it's okay, समझ रहे हो? When you have to go into meetings and conferences and when you're talking about budget and financial statements and all of these stuff, it is important that you understand कि सामने वाला भी क्या बोल रहा है आपको, and to understand and be in that fluency कि understand what सामने वाला बोल रहा है, उसको प्रोसेस करें अपने दिमाग में एंड उसको इंटरप्रीट करके आप खुद बोले। ये प्रोसेस जो है आपका वो इजी होना चाहिए, इसी की वजह से आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज ट्राई टू फोकस थोड़ा 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 and also developing and understanding all these lessons in English, okay. And that is why I've specifically made this batch course, like we have done, like Unacademy has brought to you this batch course in English, so please try करें, Monday to Friday every day I take up, okay. दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस भी कवर करके दे दूंगी मैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का, और बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी है जो आपका इकोनॉमिक्स और इंग्लिश भी लेंगे, साइंस वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए है। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट आउट ऑन एनी मोर अमाउंट ऑफ टाइम। सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना होगा तो नीचे आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा, आई मीन योर कोड की ध्वनि 10 जो हमारा कोड है, और अगर नहीं भी दिखे तो दिस इज द कोड DHWANI10, ओके, DHWANI10 जो है मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% सब्सक्रिप्शन में जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्लान्स आर लाइक, अगर आपको चाहिए आप 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ्स का ले सकते हो, 12th वाले, हाँ, 6 मंथ्स का ले सकते हो एंड 12 मंथ्स का भी ले सकते हो। और जो हमारे 11 स्टैंडर्ड्स वाले हैं उनको तो बहुत ग्रेट ऑफर्स चल रहे हैं आपके लिए, तो कि आप 1, 3, 6, 12 और 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। आप बोलोगे 11th वाले कि मैम 11th में लेने का क्या फायदा, 2 साल का, हमें 11th थोड़ी फिर से पढ़नी है। तो आपको जो सब्सक्रिप्शन लोगे आप 11th एंड 12th का साथ में लोगे, ओके। तो हाउ दिस वर्क्स आउट एक्चुअली इज कि आप 1 महीने का लो, 3 महीने का लो, 6 महीने का लो, 12 मंथ्स का लो, 24 मंथ्स का लो,
यू गेट एक्सेस टू बोथ कोर्सेज ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड. जो भी अभी से नए से ले रहे हैं या रिन्यूअल करा रहे हैं अपना, दे ऑल गेट एक्सेस टू बोथ कोर्सेज ऑफ 11th एंड 12th. तो लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल हम दिसंबर में हमारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 1-2 महीने बाद रिविजन एंड एवरीथिंग विल हैपन, एंड आफ्टर दैट यू फील लाइक यू कंप्लीटली रेडी फॉर योर 11th इज डन एंड आपको 12th अभी से स्टार्ट करना है. तो तभी क्या होगा, अगर आपने ये वाले सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा ना वो 12 मंथ में. बचे मंथ्स में मैम हम क्या करें, एंड आपको 12th को ज्यादा टाइम चाहिए, तो मैम हम 12th का सिर्फ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले और हमका पूरा नहीं हुआ या हमें सिर्फ 6 महीने का लेना है, तो कैसे करें. तो फॉर दैट पर्पज दिस न्यू थिंग इज कम अप फॉर यू. आप अनअकैडमी पे जाइए, ओके और नीचे मेरी प्रोफाइल में लिंक भी है, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की. विजिट आउट देयर. कोई भी मेरा 11th या 12th का, 11th वाले जो है आप 11th वाला उठा लीजिए, और 12th वालों जिनको देखना है 12th का आप 12th ले लीजिए, ओके. कोई भी प्लस कोर्स जो आपको प्लस के अंदर मेरा क्लास 11 क्लास 12 के अंदर जो भी दिखे, क्लिक ऑन दैट कोर्स, यू विल गेट द ऑप्शन कॉल्ड एज गेट सब्सक्रिप्शन. ओके, गेट सब्सक्रिप्शन करके ग्रीन कलर में आपको दिखेगा. तो आपने क्या करना है, यू नीड टू क्लिक ऑन दैट गेट सब्सक्रिप्शन. वंस यू गेट दैट, ओके, वहाँ पे प्राइसिंग रहेंगे अलग अलग, और 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ सब आपको लिख के दिया गया होगा, वहां पे दिख रहा होगा. तो उस पर आपको ये कोड लगाना है ध्वनि 10, वो अप्लाई करो. अप्लाई करते से ही क्या हो जाएगा, आपको प्रोसीड टू पे आएगा. अगर कोई क्रेडिट्स हो तो यूटिलाइज दैट क्रेडिट्स ऑल्सो. एंड वंस यू डू दैट, वंस दैट इज डन, व्हाट यू कैन डू इज गो अहेड एंड प्रोसीड टू पे. दैट्स ऑल. ओके, जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ईएमआई से देना है वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, पेटीएम यूपीआई एवरीथिंग इज देयर, ओके. एंड वो करते ही जो प्रीवियस मैम अभी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है, ये जो आपने सिखाया ये कहाँ से मिलेगा, तो वो भी आपको रिकॉर्डेड सारे दिख जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप है ही, तो वहां पे आप पूछ सकते हो हमें, ओके. गोइंग नेक्स्ट गाइज, अभी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए क्या है, ये क्या यूजफुल है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए जो फॉर द बिजनेस इट इज यूजफुल, एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर व्हाट, योर फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके. 1-1 मार्क के क्वेश्चंस है ये, 1-1 सेंटेंस में आंसर करने हैं. जैसे कि ये वाला है, फॉर टैक्स अथॉरिटीज व्हाट इज देयर. टैक्स अथॉरिटीज के लिए क्या है मैम, टैक्स अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड टू व्हाट, एनालाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू नो व्हाट रेवेन्यू क्या है आपके बिजनेस फर्म का, ओके. एंड इससे दे कैन एक्चुअली कलेक्ट आउट फ्रॉम यू वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस. वो आपसे आपके टैक्सेस तो लेंगे ही, तो बेस्ड ऑन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका रेवेन्यू है वो कौन से कैटेगरी में, कौन से स्लैब में है, डायरेक्ट आपसे क्या टैक्सेस लेने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ अगर आपको लगेंगे, आप एप्लीकेबल हो क्या किसी लिमिट में वगैरह. तो सी ऑल ऑफ दैट, इंटरेस्ट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इट इज अबाउट दिस. So now you understand this interest of tax authorities, financial manager, lenders, and top management. All of these are so significant and known, and somewhere they come up in the same category only. Just the way to present this question is different. चलिए अभी हम आप फटाफट वाटर ब्रेक ले लीजिए, अगर अभी तक आप बने हुए हो हमारे साथ तो. चल रही है कि नहीं जी, बिल्कुल अच्छी से चल रही है. चलिए, नाउ लेट अस गो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी अहेड कि ये क्या है करके. So now this question is telling you about how is window dressing a limitation of your financial statement analysis. ठीक है, ये पूछ रहा है आपको कि विंडो ड्रेसिंग जो है ये हाउ इज इट अ लिमिटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस. तो विंडो ड्रेसिंग क्या है, refers to the displaying the rosy picture of an enterprise through financial statements. Sometimes material information is concealed in financial statements due to window dressing. विंडो ड्रेसिंग कैसा है ना कि इट्स लाइक दैट ब्राइड, वो ब्राइड ओके, वो रियलिटी में कुछ और दिखती है, मेकअप करके आप वो पूरा कंप्लीटली शी लुक डिफरेंट, ओके. मतलब आप पहचान ही नहीं पाते हो आधी बार की इज शी द सेम गर्ल. दैट इज द इफेक्ट ऑफ मेकअप. दैट इज व्हाई दिस इज लाइक विंडो ड्रेसिंग इज लाइक मेकिंग अप योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका मेकअप कर देना. मतलब कुछ ऐसे उनको इतनी अच्छी से कंसील करना आपके सारी फ्लॉज वगैरह को, आप में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है या जो भी है. अभी ये जरूरी नहीं है कि मेकअप हमेशा सिर्फ फ्लॉज छुपाने के लिए हो, इट इज ऑल्सो टू मेक इट लुक ऑल रोजी गोल्डी एंड वेरी नाइस नाइस वैसा, ओके. तो विंडो ड्रेसिंग जो है, जैसे इन द रियल ह्यूमन के मतलब
फॉरगेट द मेकअप ऑल्सो ना, फोटोज भी देखो आप, एक्चुअल में होता क्या और बताया क्या जाता है आपको, लाइक द कैमराज जो आपके फोटोग्राफ्स लेते हैं वो कितने अलग होते हैं और द रियल में द पर्सन लुक्स हाउ डिफरेंट। ओके, सब पोर्स वगैरह क्लीन है, एवरीथिंग इज ऑल क्लियर, ये ऐसा लाइव नहीं होता है। देयर इज अ पिक्चर दैट यू आर टेकिंग, दिस इज लाइक लाइव। ओके, मतलब ये मैं जैसी हूँ आपको वैसी ही दिख रही हूँ मैं बेसिकली, but there it is not that way, all the stylish and different kinds of pics and photos and everything, and when you see in real life it is different. Similarly, a financial statement का भी they can do this window dressing, and उससे they can hide or conceal all the material information which if a stakeholder or the reader of a financial statement would have known, their decision would have been different. Okay, तो इसीलिए ये क्या है, एक लिमिटेशन है, कोई भी ऐसे अगर इसको ये कर दे तो इससे जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिससे आपका डिसीजन बायस हो सकता है, वो चीज जो है आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स इफ एनीबॉडी इज विंडो ड्रेसिंग मींस देयर आर चांसेस दैट दे डोंट वांट टू यू टू नो अबाउट दैट, उससे कुछ उनको नुकसान हो जाएगा, पर उनके नुकसान के चक्कर में उनको ना हो, इस चक्कर में आपको कहीं ना हो जाए। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, these are also one more question. How the solvency of a business is assessed by financial statement analysis? Solvency कैसे देखते हो? ये जो है ये कैसे assess करते हैं? Through long term and short term solvency ratios. अब ये जो solvency ratios है ना, these come up in your chapter number 5 जो अभी हम कर रहे हैं, in your ratio analysis. Okay, chapter 5 जो ratio analysis है आपका, जो अभी हम बैच कोर्स में हम कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, वहां पे we will see into this short term long term solvency ratios. ओके, अभी हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया है लिक्विडिटी रेशियोज, तो करंट वाला रेशियो, लिक्विड रेशियो वगैरह, एंड नीचे जो ये शॉर्ट टर्म वाले होते हैं लिक्विडिटी वाले, एंड सॉल्वेंसी वाले जो रेशियोज होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म वाले हो जाते हैं। ओके, नाउ गोइंग नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद थोड़े बड़े क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले जैसे, जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है आपको। ओके, तो दिस क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन द एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप प्लीज योर से मत जाइए कि मैम ये तो बहुत पुराने हैं वगैरह, ये भले कितने भी पुराने वाले पेपर से क्वेश्चंस क्यों ना हो, अभी और पुराने में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। ओके, सो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्या क्या एडवांटेज है हमारा, बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, आपको हेल्प करता है मैनेजमेंट को जज करने में, ओवरऑल एज वेल एज सेगमेंट वाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपके बिजनेस का, आपको मेजर करने में हेल्प करेगा आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। देन दिस विल आल्सो हेल्प यू इन डूइंग व्हाट, असेस द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस, ग्रोथ क्या है आपको वो भी समझने में हेल्प करेगा। Then the next question that we all see is what is meant by financial statement analysis? State any 2 limitations of the analysis of it. Yeah, say explain any 3 limitations of analysis of financial statements. So इसमें 3 marks कैसे split होता है? What is meant by analysis के लिए 1 mark, और any limitations 2 limitations के लिए 2 marks. So 1 + 2 will be 3. या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 3 limitations बना दो तो 3 limitations 3 स्ट्रेट स्ट्रेट। अभी यहाँ पे एडवांटेज है तो इन लोगों ने आपने ले लिया और 3 एडवांटेज एक्सप्लेन कर दिया। अभी वन वन सेंटेंस की जगह पे आप ये भी कर सकते हो दैट यू राइट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा लिखे छोटा, एंड उसके नीचे 3-4 लाइंस में यू एक्सप्लेन दैट पॉइंट, तो ऐसे भी 3 पॉइंट यू कैन डू। ओके, नाउ आगे करते हैं हम एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशंस वाला ये पॉइंट जो है, पहले उसके पहले ये ऊपर वाला दोनों कंबाइन करके आंसर करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So analysis of financial statements is a systematic numerical representation of the relationship of one financial fact with the other to measure what profitability, operational efficiency, solvency and the growth potential of the business। ये सारी चीजों के लिए क्या है, analysis of financial statement का मीनिंग ये है कि it is a numerical presentation, theoretical नहीं है, न्यूमेरिकल वे में आपने प्रेजेंट किया है आपके पूरे रिलेशनशिप्स को, एक फाइनेंशियल फैक्ट को विद द अदर वन। और व्हाई डू यू डू दिस, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशनल आपकी एफिशिएंसी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है, एंड ग्रोथ पोटेंशियल क्या है आपके बिजनेस का। सो वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर कंपेयर्ड, उनकी इंटर रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है इसके बेस पर। एंड लिमिटेशंस क्या क्या है आपका, सबसे फर्स्ट ऊपर जैसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो इग्नोर कर देता है ये, लिमिटेशंस है वो फाइनेंशियल में स्टेटमेंट जो है आपके वो ऑलरेडी बहुत सारे सफर करते हैं, तो वो खुद ही इतने लिमिटेशंस में है कि उनका जो एनालिसिस होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव multiple limitations because of the limitations in financial statements.
And the third one is they are historical in nature. Since they are historical nature, they are not going to consider the current prices. और क्योंकि वो current prices नहीं देखेंगे, you won't be able to do the analysis and have the figures and facts everything correct for the current time. Okay, now for example अपना business है, अपने business का we have done an investment into the land in, let's say, in the year 1990. Okay, तभी वो land का rate था 25,000. Now the land costs around, like अभी उसका जो price है वही land का, that has increased in अभी in your 2020. Okay, 30 years में now it is costing somewhere around let's say for example 10 lakhs. Okay, तो अभी ये 10 lakhs कहाँ और 25,000 कहाँ, कितना rates have increased, so much they have increased out, right? Now they have increased up इतना ज़्यादा. मैं रेशियो निकालते वक्त अपने एसेट में, तो हमारे बुक में ये लैंड कितने पे रहेगा, 25,000 पे ही, करेक्ट. हर साल तो वो लैंड का चेंजिंग प्राइस के साथ हम बता नहीं सकते हमारा बैलेंस शीट में. ओके, एसेट, तो दिस एसेट इन योर बुक्स इट विल लुक एट 25,000. ओके, ये 25,000 में दिखेगा, बट एक्चुअली ये क्या है आपका 10 lakhs. तो खामखा आपका जो नॉन करंट एसेट, मतलब जो आपका फिक्स्ड एसेट है, वो कम दिख रहा है, करेक्ट. तो उसके वजह से देयर बी इफेक्ट इन योर रेशियोज आल्सो, और एनालिसिस विल गो लिटिल वियर्ड. ओके, so that is guys all about the limitations of financial statement analysis. आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. Why is analysis of financial statements important to creditors? क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे क्रेडिटर्स के लिए ये इतना ज्यादा? वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर देम ऑल टू नो, बताइए. ओके, तो यहाँ क्या बोला गया है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स एंड एवरीबडी टू नो अबाउट इट? बिकॉज क्रेडिटर्स आर व्हाट सप्लाइंग गुड्स टू योर business. They're interested to know as to whether your business is will be in a position to pay whatever the amount is due. ओके, एंड फॉर गेटिंग सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपका फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो यूज करेंगे वो. एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन व्हाट नोइंग द लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ योर फर्म. आप आगे पीछे देखोगे, आप आगे पीछे देखो तो ये सारी चीजें जो सिमिलर लगती है आपको, बहुत सिमिलर सिमिलर टर्म्स है. हाँ जी, और मैंने आपको बोला था यहाँ पे अभी आगे आगे अभी जब आप जाओगे तो आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो आएगा, आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड देन कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ये सारी चीजें जो है. ओके, तो वहां से ये रिलेटेड है. अभी चलिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? दे आर आल्सो कॉल्ड स्टैटिक एनालिसिस. दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर ओनली. Such analysis is useful in comparing the performance of several companies of the same types or divisions or departments in one enterprise. आपके जो रेशियो एनालिसिस है एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है, ये जो है काफी कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल्स है इसी वर्टिकल एनालिसिस के. ओके, चलिए आगे बढ़े. क्या हम सब आगे बढ़ सकते हैं? अभी आपका जो नेक्स्ट बोलता है हॉरिजॉन्टल को एक्सप्लेन करो. ओके, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या बोलेगा कि दिस इज नोन एज डायनामिक. वर्टिकल जो था स्टैटिक था, ये डायनामिक है. ये एनालिसिस जो है दिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स. बहुत सारे ईयर्स का करना है आपको, एंड देयरफॉर ये जो है फाइनेंशियल डेटा जो है उन ईयर्स के लिए लिया हुआ उन पे बेस्ड है. इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर सेवरल ईयर्स अगेंस्ट अ चोजन बेस ईयर. इट इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस एंड प्लानिंग वाले जोन्स के लिए. बिकॉज आपको याद नहीं है तो बता दूं, टूल्स भी है. टूल्स ऑफ योर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जैसे कि आपका योर कॉमन साइज. ओके, और क्या क्या टूल्स है बच्चा लोग? कंपेरेटिव है आपका, कंपेरेटिव इज आल्सो देयर, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स. ओके, देन यू हैव योर रेशियो एनालिसिस, रेशियो होता है आपका. देन आपका ट्रेंड एनालिसिस है, एंड उसके अलावा और एक क्या चीज है आपका, कैश फ्लो एनालिसिस भी है, जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 6 में देखते हो. ओके, तो ये तो आपको अभी लाइक इसका कुछ है नहीं, ये सिलेबस में नहीं है अभी. आपकी ट्रेंड का खाली आपको पढ़ना है छोटा सा, बाकी ट्रेंड एनालिसिस इज नॉट देयर. बेस सम्स ऑन न्यूमेरिकल्स एंड सम्स, प्रॉपर सम्स ऑन दिस यू डू इन चैप्टर 4, on this you do in chapter 5, on this you do in chapter 6 and this is out. Okay, तो समझा?
Now the next question we are doing is what is the importance of financial statement analysis? Okay, ये आखिरी सवाल है आज का हमारा. ओके तो इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का. एक एक करके सारे जो है हम देखते हैं. ओके पहले आप ये वाला है जजिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. ओके अभी इसको पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम. ये पॉइंट लिखा हमने. अभी ये ऐसे जो लिखते हैं ना वो गलत है. ओके ये ऐसे जो आप बनाते हो इसको वो क्या है गलत है. समझ रहे हो. ये आपने ऐसे नहीं बनाना है. ये पॉइंट आपका ऐसा लिखा जाएगा. ये जजिंग जो आप छोटा लिखते हो वो भी वैसे नहीं करना है. आपको इसे सही से प्रॉपर लिखना है. नाउ आफ्टर दिस वेट लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. प्रेजेंटेशन भी हल्का आपको बताना है राइट इसी के वजह से. Just give me a second. या ये देखिए अभी ये कैसा दिख रहा है. अच्छा दिख रहा है ना अभी ये 1 by 1 ओके. तो ये आपने जो है ये ऐसे लिखना है. प्रेजेंटेशन के टाइम पे इतना कंजेस्टेड नहीं बनाना है आपको. इसने आपने ये 1 पॉइंट लिखा इसके बाद इसको नीचे लिखा. अभी इस 1 पॉइंट को जो है आप अंडरलाइन भी कर सकते हो. ओके यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पजेस. ऐसे इसको लिया आपने सीधा. ओके सीधा ये यहाँ से लेके ऐसे अंडरलाइन कर दिया इसको. कितना अच्छा दिख रहा है अभी ये. ओके इट लुक्स नॉर्मल राइट. नॉर्मल आपने एक अंडरलाइनिंग दे दी इसको एक लुक आ रहा है. बस हाँ एग्जाम में कलर पेन नहीं यूज करना उतना ध्यान रखना सिर्फ. ओके so this one is saying what it is very significant that the company must know the operational efficiency of its business. The financial statement analyst can judge the operational efficiency of your business by calculating क्या आपका profitability ratios. ठीक है जो जजमेंट है आप कर सकते हैं वो एनालिस्ट कैसे कर सकते हैं आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी का आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देख के. द नेक्स्ट वन अगेन वही सीन में यहाँ पे कहाँ आएगा. यहाँ पे कहाँ पे आपको ब्रेक करना है ये रखना है. मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ये रखना है आपको. यहाँ आना है सीधा. ओके और इसको नीचे लेके चले जाना है. तो कितना अच्छा दिखता है ऐसे लिखा. फिर स्टेटमेंट आपने ये कट किया यहाँ पे. ये आपका हेड पॉइंट है तो यहाँ से इसको कट किया. ये हेड पॉइंट है कट करो यहाँ से नीचे लिखे दो. यहाँ लिखो. यहाँ भी इंटरफॉर्म कंपैरिजन नीचे लिखा. ओके तो आप जब राइटिंग करते हो कभी प्रेजेंटेशन कर रहे हो प्रोजेक्ट का वगैरह तो प्लीज सी टू इट दैट यू आर प्रेजेंटिंग दिस पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर वे. ओके आप पर्टिकुलरली अच्छे से इन चीजों को जो है ध्यान में रखे जा रहे हो. इफ यू आर नॉट डूइंग दैट इट लुक्स वेरी ऑड. ओके ऑड लगती है ये मतलब बकायदा. ये देखिए ऐसे ऐसे इसको ना करें. ऐसे अंडरलाइनिंग ना करें. ऐसे जैसे हमने किया है वैसे वे में चले. ठीक है आपको समझ रहा है सब लोग पब्लिक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है. ओके ये हाँ इरेजर भाईजान आप मत आइए. ओके ये ऐसे ऐसे करोगे नहीं सही आएगा. ओके तो यहाँ पे सीधा मैं तो ऐसे इसी में लिख रही हूँ. तो ये सीधा लेने का स्केल लो लाइन लगाओ. ओके चलो तो मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी में बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो व्हाट द ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अदर एक्सपेंसेस. द रिलेशन ऑफ दीज आइटम्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद सेल्स. जीपी एनपी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग रेशियोज ये जो सारे हैं ये कैलकुलेट कर सकते हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपके बिजनेस की असर्टन कर सकते हो. तो थोड़ा आप देख रहे हो थोड़ा इसके लिए आपको नॉलेज रहना जरूरी है. आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 जो है उसका अगर वो आपको हल्का हल्का पता है तो दिस गेट्स कंपेरेटिवली इजियर फॉर यू. ओके इजी बन जाता है आपके लिए अगर आपको ये वाला चैप्टर भी जो है आता हो साइड बाय साइड. तो अगर इसकी भी थ्योरी पढ़ ली हो आपने तो ये आंसर करना इजी हो जाता है. नेक्स्ट इज मेजरिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. आपका वेरी ऑब्वियसली ये भी पॉइंट हमने ऊपर देखा था इंपॉर्टेंस वाले में. ठीक है देन अगला क्या है इंडिकेटिंग द ट्रेंड ऑफ अचीवमेंट्स. अगर आपको अचीवमेंट्स देखनी है कि प्रीवियस ईयर में क्या था हमारा अगले साल में ये साल में क्या है वगैरह ये सारी चीजें जो देखनी है कंपेयर करो
ट्रेंड को एनालाइज करो, ओके, वेरियस चीजों के साथ। आपका एक्सपेंस है, परचेस है, सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, वो असर्टन करो। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एसेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटीज की वैल्यू, अभी की, फ्यूचर की कंपेयर करो। ओके, दीज ऑल जो है ये आपके जो ट्रेंड हो रहा है ये सब, मतलब ट्रेंड यानी वॉट एवर ट्रेंड, नॉट द अपना फैशन वाला ट्रेंड। ये जो ट्रेंड है ना आपका ऊपर 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 ऊपर, हाउ इट इज ग्रोइंग, ओके, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये आपको करने में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये आपका ट्रेंड एनालिसिस जो है ये आपको अचीवमेंट्स क्या है आपकी, ये कंप्लीटली क्या है इंडिकेट करेगा। गोइंग नेक्स्ट, असेसिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस। अगेन, आपका पोटेंशियल क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू ग्रो, ये आपका जो ट्रेंड है, जो डायनामिक एनालिसिस है, ओके, ये आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द बिजनेस। तो कोई भी सामने वाला हो, लेट्स से दिस आर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आई एम रीडिंग देम आउट, आई एम सीइंग देम, आई विल सी हाउ योर स्कोर्स, जस्ट द वे आई सी योर रिपोर्ट कार्ड एंड आई सी कि ओके बच्चे का ऐसे ऐसे ग्रोथ चल रहा है। ऐसे ही सिमिलरली बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड आई टेक, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आई सी कि बाबा ठीक है ऐसे 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 जा रहा है। तो आई सी द ग्रोथ में कितना कितना आप ग्रो और कर सकते हो, कहाँ कहाँ जगह है आपके ग्रोथ के लिए। एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन वी ऑलरेडी सॉ, ओके, विद द हेल्प ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो आपका इंटरफॉर्म कंपैरिजन है वो इजी है, ओके, इजी हो जाता है। दिस विल आल्सो हेल्प यू इन असेसिंग योर ओन परफॉर्मेंस और ऑल्सो दूसरों का। अगर कोई मर्जर एक्विजिशन कुछ भी करना है, मर्जर एक्विजिशन क्या होता है मैम, मर्जर एक्विजिशन यानी मर्जर मतलब आप खुशी खुशी आओ, दो कंपनीज आओ, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाओ, गेट वन, ओके। लेट्स से आई ड्रॉ ओवर हियर फॉर यू ऑल, यहाँ देखिए आप, ओके, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक कंपनी है, लेट्स से जुबली लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी हमारी जो है एक ठीक ठाक चलने वाली कंपनी है विच वी हैव गोल्डन लिमिटेड, ठीक है। अभी ये दोनों कंपनीज तो है हमारे पास। अभी क्या हुआ, गोल्डन जुबली दोनों साथ में आके बोलते हैं कि चलो हम दोनों एक हो जाते हैं, लेट्स गो एंड लेट्स डू आवर बिजनेस टुगेदर। तो उसमें भी इट इज इम्पोर्टेंट नो, जब बोथ विल हैपन वन दे विल कम एज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, ओके। तो उसमें क्या होगा फिर, अभी ये एक हो रहे हैं तो दे विल सी बोथ ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो, एक दूसरे के स्टेटमेंट्स देखेंगे ये लोग, इनका क्या है इनका क्या है, दोनों का एग्जैक्टली सीन क्या है, एंड देन दे विल व्हाट मर्ज, ठीक है। बट अभी यही आपका गोल्डन और जुबली है, और ये फोर्सफुली, अभी ये गोल्डन जो है हमारी वीक वाली है थोड़ी, ओके, ये गोल्डन थोड़ी वीक वाली है, तो जुबली अपना तगड़ा वाला है। तो जुबली विल कम एंड जुबली विल डायरेक्टली कम और गोल्डन के सारे शेयर्स खरीद लेगा, ओके। तो व्हाट विल हैपन नाउ, गोल्डन क्या है, अक्विजिशन कर लिया गया है, टेक ओवर टाइप कर लिया गया, इन्होंने इसको अक्वायर कर लिया, ठीक है, सीधा गुडविल को जुबली ने ले लिया। तो ये जो सीन्स है यहाँ, ये एक्विजिशन हुआ, अक्वायर कर लिया इसको, ठीक है। तो ये सीन्स क्या है, मर्जर एक्विजिशन। अभी व्हेनेवर यू हैव टू सपोज, अगर लेट्स से कल को आपको जाके किसी और का बिजनेस खरीदना है, वोंट यू गो एंड सी एंड अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट दैट पर्सन्स बिजनेस, आप उनका सब नहीं देखोगे, ओके, कि उनका ये कैसा है, इनके डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने, क्या कितना क्या नहीं है वगैरह, एवरीथिंग ऑल ऑफ दैट यू विल गो एंड सी। तो टू सी दैट एंड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट डू यू, यू अंडरस्टैंड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब एनालिसिस करोगे तो वो आपको कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, एंड इवेंचुअली दीज आर ऑल गोइंग टू हेल्प यू एंड ट्राई एंड डेवलप, ओके पब्लिक। एंड गाइस प्लीज, इसकी वीकली टेस्ट भी है, वीकली टेस्ट भी आज एक तो हो गई, अगली वाली वीकली टेस्ट जो है वो थोड़े दिन में आ जाएगी। तो प्लीज जिन जिन को प्लस लेना है, DHWANI अपना कोड है, सारे प्राइजेस जो है अनअकैडमी पे आपको दिख जाएंगे, ओके। 10% लगाओगे आप, ये कोड लगाओगे 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा उसमें से। एंड द रीजन आई एम टेलिंग टू यूज दिस कोड इज दिस मनी वोंट like be in my pockets, but the thing is if you're using this, अनअकैडमी विल नो कि ओके दिस टीचर लाइक, इनको ध्वनि मैम चाहिए, इन सारी बच्चों को प्लस पे चाहिए और स्पेशल क्लासेस में भी चाहिए, इन सब बच्चों को पसंद आ रहे हैं। तो दिस विल बी लाइक द सपोर्ट यू ऑल आर शोइंग, जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे कैसे सपोर्ट कर सकते हो, तो इन तरीकों से कर सकते हो।
और आपकी नॉलेज हार्ट जो है वो भी दिख ही रही है। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं क्या हूँ, एक वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। कॉमर्स में आप देखोगे तो आपको बहुत रेयर टीचर्स मिलेंगे जो वेरीफाइड ब्लू टिक के साथ आते हैं। आप जाइए, आप मेरे प्रोफाइल में नीचे से लिंक जो है वहां से जाइए, चेक कर लीजिए, आपको यकीन ना हो तो। एंड साथ ही जस्ट आज मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी हमारे जो है पूरे 800K यानी 8 लाख वॉच मिनट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशन एवरीबडी फॉर ऑल द गुड सपोर्ट दैट यू हैव गिवन। जो भी हम सबने एक साथ एफर्ट्स करे हैं उसके लिए थैंक यू एक्सट्रीमली सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस। एंड चलिए गाइस, नाउ आई विल सी यू। जो भी अगर आपको क्वेश्चंस हो, नीचे सारी लिंक्स दी गई है, आप प्लीज वहां से मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो। इसके अलावा ओके, इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो यू कैन पुट इन, अगर आपको कुछ कहना है, कुछ डाउट है, या कुछ भी आपको अगर सेशन अच्छा लगा है उसके बारे में, तो प्लीज कमेंट करिए नीचे। और जो सामने ये लाइक बटन है उसको भी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। लाइक से एटलीस्ट आप मुझे मोटिवेट करोगे कि ओके मेरे वीडियोस लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। क्योंकि देखो ये चैनल में मैं आके एक पर्सन पढ़ा रही हूँ दूसरे लोगों की, दूसरे एजुकेटर्स की तरह। तो द ओनली थिंग आई अंडरस्टैंड यहाँ पे कि बच्चों को पसंद आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द लाइक्स एंड व्यूज। तो प्लीज आप मुझे हेल्प करें कि आप जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस उतना करें, क्योंकि ये हमें रियली हेल्प करेगा बहुत ज्यादा टू अंडरस्टैंड कि ये होता मतलब ये जो अनअकैडमी है ये प्लस है। ये हमें एक और क्या लेवल पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे मैं आपकी नई नई चीजें आपके लिए ला सकती हूँ। हर टाइम कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। कभी इंग्लिश की क्लासेस होती है हमारी संडेज को वगैरह। अभी इनफैक्ट द गाइज हु डोंट नो, जिनको पता नहीं है, करियर मीट भी आ रहा है। ओके, करियर मीट मेरा मेरा सेशन है। करियर मीट में आपको पूरा बताएंगे। ओके, तो उसमें मेरा जो सेशन है that is going to be of course on the very famous and hot topic MBA। सीए तो मैं ऑलरेडी ले ही रही हूँ आपका, तो उसके रिलेटेड तो मैं आपको सॉल्व कर ही सकती हूँ कुछ भी आपको चाहिए वो। बट आई बीन डूइंग माई लाइक टेकिंग योर करियर ऑन MBA। ओके, करियर मीट होगा, तो द डेट्स है वो मार्क कर लो आप सभी के सभी। 15 ओके, कल 15 जुलाई को जो है। और अगर आप नहीं भी, अगर आप लेट्स से आप ये रिकॉर्डिंग बहुत लेट देखते हो या आपको ये ध्यान नहीं आता है एंड आप अभी देख रहे हो, तो भी इसका जो रिकॉर्डिंग होगा ना वो अनअकैडमी पे अवेलेबल होगा ही। ओके, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री टू एवरीबडी। ऑल योर पेरेंट्स एंड एवरीबडी टुगेदर कैन कम अप, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, छोटा 9-10 के बच्चे से लगाकर ग्रेजुएट कोई भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कोई भी है बंदा और बंदी, और पेरेंट्स और एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड टू नो दिस कैन एक्चुअली कनेक्ट विद मी ओवर देयर। ओके, शार्प 5:30 PM अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में मेरा ये MBA वाले पे सेशन होगा, तो प्लीज अटेंड मत करिएगा। एंड इन दिस सेशन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रोज द कॉन्स एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ओके गाइज, तो चलिए मिलते हैं आपको वेरी सुपर सून, जल्दी ऑन अन अकेडमी। एंड अगला YT सेशन जो होगा मेरा यूट्यूब सेशन, वो होगा आपके बिजनेस स्टडीज के कुछ एक चैप्टर पे, जो क्वेश्चंस है हमारे NCERT सॉल्यूशंस वगैरह, हम वो सब करेंगे। ये तो हमने PYQ देखा ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे पुराने वाले एकदम, हमने वो वाले देखे इस बार, ताकि ये समझने के लिए कि पहले भी क्वेश्चंस कैसे आते थे, अभी भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देयर इज काइंड ऑफ सिमिलैरिटी ओवर देयर इन ऑल ऑफ दीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लस पे तो रोज क्लासेस चल ही रही है, तो आप प्लीज वहां भी आइए, हमें सपोर्ट करें और अपने स्टडीज को जो है एक नया टर्न दे। ओके, आप जाइए वहाँ, नॉलेज हार्ट्स देखिए आप, यू विल अंडरस्टैंड द क्वालिटी। ओके, या कोई स्पेशल क्लास जो है आप उठा के वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली लाइकिंग इट आउट, सी ऑल द रिव्यूज एंड एवरीथिंग। ओके गाइस, सो सी यू, टडा बाय बाय, एंड जल्दी मिलते हैं अपने सेशन में। ओके, चलिए।